प्यारे दोस्तों, ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है एक दुनिया समानांतर की इस कथा श्रृंखला में। एक दुनिया समानांतर जो कि एक कथा संग्रह है, श्री राजेंद्र यादव जी द्वारा इसका संकलन किया गया है। इसमें ये आज़ादी के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है एक दुनिया समानांतर। इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। इसमें 22 लेखकों की एक श्रेष्ठ कहानियों का संग्रह है। तो इसमें 22 लेखकों ने की एक एक कहानी इसमें सम्मिलित की गई है। उसमें से एक कहानी राजेंद्र यादव जी की भी है, टूटना। बाकी अन्य 21 कहानियों का इसमें समावेश है। तो हम सभी कहानियों को सुनेंगे क्रम से। तो आज के क्रम में आज की कहानी है जिंदगी और जोंक, जो कि कहानी है अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। जिंदगी और जोंक। इसमें एक गोपाल नाम का एक पात्र होता है जिसको जहां वो रहता है उस वहां के मोहल्ले के लोग उसे रजुआ के नाम से बुलाते हैं। वो एक गरीब, एक भिखमंगा, लाचार व्यक्ति के अंतहीन शोषण की बात ये कहानी करती है कि लोग कैसे कैसे उसका शोषण करते हैं, गोपाल का, उस रजुआ का। और वो इतना शोषित होने के बाद भी वो जिंदगी से जोंक की भांति चिपका हुआ है। तो यही इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य विषय है। तो सुनते हैं कहानी जिंदगी और जोंक। लेखक अमरकांत। अमरकांत की कहानी प्रेम की जुबानी। कहानी जिंदगी और जोंक। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा था। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडहर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित्त पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो, अथवा दक्षिण भारत का भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद 1-2 बार और भी उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के 1-2 मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाँफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा था। चैत्र का महीना था, हवा तेज चल रही थी, चारों ओर गुप्त अंधियारा। प्रारंभिक झपकियां ले ही रहा था कि मारो मारो का स्वर सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल उठ बैठा। शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पांव चप्पल में डाल उधर को चल पड़ा। मेरा अनुमान ठीक था। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा एवं चकित रह गया। खंडहर का वही भिखमंगा था। शिवनाथ बाबू का लड़का रघुबीर उस भिखमंगे को दोनों बाहों को पीछे से पकड़े हुए और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद तथा उछल कूद कर बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भिखमंगा नाटा था। गाल पिचके हुए, आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की भांति दिखाई दे रही थी। पेट नांद की भांति फूला हुआ,
मार पड़ने पर वह बेतहासा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सड़क आए थे, पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और ये मौका बेमौका खुद्दी चुन्नी साग सत्तू दे ही दिया जाता है। आपने तो इसको देखा ही होगा। मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि ऐसा निकलेगा। फिर भिखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साड़ी कहाँ रखी थी? नहीं वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था। शायद इसलिए थक कर वह चुप हो गए। पीटने वालों ने भी पीटना बंद कर दिया था, किंतु शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से राम जी मिस्र का पहलवान लड़का शंभू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा न ताओ भीड़ में से आगे लपका, जूता हाथ में लेकर गंदी गालियां देते हुए भिखमंगे को पीटना प्रारंभ कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है। शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस क्या था, बरक गया है। रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं थी। आपकी दया से ऐसे 2-3 भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं। या घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा। आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए। बोले, आप भी खूब बात करते हैं, यही पता लग गया तो चोर कैसा? मैं तो खूब जानता हूँ कि ये चोरी का माल होशियारी से छिपा देते हैं और जब तक इनकी बड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई। जमुना का कहना है कि उसी समय उसने इसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। आज ही कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। मैं इन सबों को खूब जानता हूँ। वह भिखमंगा अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, बरई हूँ, बरई हूँ। स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहासा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब भी आ रहे थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते, और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहां से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस के सुपुर्द करने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए फुसफुस कर कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। 1-2 क्षण इधर उधर तथा मेरी ओर बेचारे की तरह देखने के बाद वह बोले, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं, काफी मार पड़ चुकी है, आइंदा ऐसा करते चेतेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बुरा भला कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई है, पर कोई बात नहीं, ये लोग प्रायः डांट डपट पाते ही रहते हैं। अरे इस पर क्या पड़ी है, चोर चाई तो रात रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाईं आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोलकर हंस पड़े। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है।
कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उस दिन की पिटाई के बाद भी वह खंडहर का वह भिखमंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसे अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई थी। मैं उसको खंडहर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले से डग डग सड़कते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ न कुछ दे देते। बचा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गाय भैंसों को दे दिया जाता, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भिखमंगे को दे आए। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडहर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति एवं विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए वह किसी न किसी ओसारे या दालान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उसके हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है, किंतु भिखमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही न था। लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देख बे, तूने चाहे जो भी किया हो, हमसे तो यह सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़ आराम से यहीं रहे और दोनों जून भर पेट खा। पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भिखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था, इसलिए घर की औरतों की जुबान से वह नाम उतरता ही न था। उन्होंने उसको रजुआ कहना आरंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद न था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना प्रारंभ कर दिया। वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता, साला तू शिवनाथ बाबू का गुलाम है, वह क्या कर सकते हैं, मेरे यहाँ बैठ कर खाया कर, क्या वह खिलाएंगे, बासी भात ही तो देते होंगे। रजुआ शिवनाथ बाबू से अब भी डरता था, इसलिए उनसे छिप कर ही वह अन्य लोगों का काम करता, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था। एक बार जमुना लाल के लड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वादा करके चला गया, पर वह शीघ्र न आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा था। बाद में वह जब जमुना लाल के यहाँ पहुंचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए, फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं आऊंगा, अब आज मैं तुझसे दिन भर काम कराऊंगा, देखें कौन साला रोकता है, आखिर हम भी मोहल्ले में रहते हैं कि नहीं। और सचमुच जंगी ने उससे दिन भर काम लिया। शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उन्होंने चू तक नहीं की। ऐसी कई घटनाएं हुई, पर रजुआ किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो सका। उसकी सेवाओं की उपयोग संबंधी खींचातानी से उसका सामाजिकरण हो गया। मोहल्ले का कोई व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई न था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी न भर सकता था, बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा न ला सकता था, अतएव लोग उसे छोटा मोटा काम ले लेते और इच्छा अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकता और न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही न देता।
उसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। वह अब किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी न थी। किसी के यहाँ खा पीकर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोहते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते या किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता, लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक गगरा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनताना पाई पाई वसूल कर लेता। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था। लोग उसे छोटा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना हुआ चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर चापुर चापुर खा फाक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता, पर उसमें अनिवार्य रूप से एक आध चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल नदारत होती। कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा जाता। कभी कभी रोटी या चार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने या दाल पीने को मिलती। कभी खाना न होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता, वह काम कर देता और उसे एवज में फिर किसी दिन कुछ न कुछ पा जाता। इसी बीच वह मेरे घर भी आने लगा था, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे न थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई, पर कुछ बोला नहीं। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर एक निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुर चापुर खा रहा था। बीच बीच में वह मुस्कुरा पड़ता, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सकपकाकर खड़ा हो गया और फिर मुंह टेढ़ा करके बोला, सरकार, रामपुर का रहने वाला हूँ। और उसने दांत निपोड़ दिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में मुझे खड़ा ताकता रहा, फिर बोला, पहले रसड़ा में था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना कोई अपराध हो। उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था। जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य एवं स्वाभाविक था। वह न उसके बताने की चीज थी और न किसी के समझने की। रामपुर में कोई है तेरा? मैंने 1-2 क्षण उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थी, ताउन में मर गई। फिर वह दांत निपोड़ कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई। वह फौरन वहां से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिलडुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड़िया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा एवं घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीबी से कह दूं कि इससे काम न लिया करो। यह रोगी फिर टाल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन, मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था कि मुझे रजुआ के नारे लगाने और फिर ही हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था, मलकाइन, थोड़ा नमक होगा? रामबली मिसिर के यहाँ से रोटियां मिल गई हैं, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ, सच बताना, तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी नहाता हूँ ना।
मलिकाइन जी, वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था, अन्यथा वह ऐसी बातें न करता। लेकिन यह बात साफ थी कि वह मोहल्ले में जम गया है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर से सह पा गया है। लोग अब उससे हंसी मजाक भी करने लगे। उसके मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं। अवश्य यही बात थी कि वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसीलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और ढाढ़स बंधे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी। सायंकाल दफ्तर से आ रहा था। जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलब ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ी मुस्की काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है, चला जा, नहीं तो झूठ की काली हाड़ी चलाकर वह मारूंगी कि सारी लपंग गई। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है कि रजुआ इतने ही से खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और तुरंत उसने 2-3 बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर ढेचू ढेचू कर उठता है। फिर तो यह उसकी आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया था। उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढेचू ढेचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजी है, सलाम भौजी, सीताराम सीताराम, राम नाम जपना, पराया माल अपना। इतना कहे वह दुष्टता पूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो 1-2 मिनट के लिए वहां पहुंच जाता। बेहया की तरह हंसकर कुशल क्षेम पूछता और अंत में छिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस चला जाता। धीरे धीरे वह इतना सहज गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान अनजान हो या न हो, दूर से हिचकी देकर किलकने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइशें करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही न हो। इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था, जैसे उससे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो। और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे, क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते। रजुआ उनकी बातों पर खी खी हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता हुआ तथा मुंह से ऐसी हिचकी की आवाज निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीज खाने पर निकलती है, चलता बनता। वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते हुए और पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत बानी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की 1-2 पंक्तियां गाता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता नहीं, बल्कि टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर हंस जाता, जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो। उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सायंकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी करने निकल जाता हूँ।
रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंददायी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनता यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और मैं स्टेशन के प्लेटफार्म का चक्कर लगाकर वापस लौट आता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन सायंकाल स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलने लगा। स्टेशन के फाटक से प्लेटफार्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला, किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर आगे था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि शहर के काफी लोग दिशा मैदान के लिए कटहर नाला जाते थे, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहर नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है। मेरी समझ में कुछ न आया और उत्सुकतावत मैं तेज चलने लगा और आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी। वह औरत और कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा था। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली तथा निहायत गंदी थी। वह जहाँ जाती कुछ लफंगे हा हो करते उसके पीछे हो जाते। वे उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ते। रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर पगली को ताकने लगता, परंतु पुलिस वाले संभवतः उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूम कर लौटना संभव न हो सका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं शून्य की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहा था और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वालों में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है बे साला, चलता बन, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा। रजुआ वहां से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं रजुआ हूँ, भाग जा साले, गिद्ध की तरह, न मालूम कहाँ से आ पहुंचा। संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा, फिर भी वे सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मैं अब काफी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुनाई न पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफार्म से बाहर निकल गया, किंतु मामला यही समाप्त नहीं हो गया। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाल बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे जरा जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ, हमारी कसम जरा जल्दी उठिए। मैं अनिच्छा पूर्वक उठा और बाहर आकर जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही साथ आश्चर्य और घृणा के ऐसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता। रजुआ स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली की अंगुली पकड़कर थोड़ा आगे ले आता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता जाता। इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। वे क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे और गर्मी में रात को
लावारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ न थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी कि देखें अब आगे क्या करता है। हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई थी, इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको नहीं मालूम, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में पूछा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे वही बात है, रजुआ उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर जैसे किलकारी मारता है वैसे नहीं करता था। उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी। वह एक काम करता और मौका देख कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहां भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर अपने साथ लेता गया। उससे वह खाना खुद थोड़े खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा पगली के पास कोई दूसरा सोया है। उसने आपत्ति की तो उसको उस लफंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भरा आ रहा था। बरन की बहू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा था, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति हिचकना किलकना बंद हो गया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है? मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छेड़ने पर मेरी बीबी अवश्य हंस देती। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वह भगत हो गया है। बरन की बहू को उसके कृत्य की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है। मेरे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले महीने से रात को बरन की बहू के यहाँ ही सोता था। उससे बुआ का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया था। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता जाता। वह बताता है कि इस तरह करते करते 10 रुपए तक इकट्ठे हो गए हैं। एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई कि उसके पास रजुआ की 1 पाई भी नहीं। रजुआ के दिल की इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है, जब तक बरन की बहू को कोढ़ न फूटेगा वह दाढ़ी न मुड़ाएगा। इसी काम के लिए वह शनिचरी देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचरी देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे यह ख्याल आया, शनिचरी अपने जमाने की एक प्रचंड डोमिन थी। ताड़का की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित्य ही किसी न किसी से मोर्चा लेती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचरी की खोपड़ी पर एक लठ जमा दिया। उसका प्राणांत हो गया, लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद ही उस डोम के चेचक निकल आई और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचरी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा में उसका चबूतरा बना दिया और तब से वह छोटी जातियों में शनिचरी माता या शनिचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वह कहता है कि शनिचरी बहुत चलती देवी है। अरे 1 महीने में ही वह बरन की बहू कोढ़ से फूट फूट कर मरेगी। पता नहीं उसका जड़ टूटा कि नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वह सदा ही का था।
सोचा शायद उतर गया हो, क्योंकि काम तो वह उसी तरह का कर रहा था। हाँ, बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक वमक उठती थी वह तिरोहित हो गई थी। न वह उतना चहकता था न उतना बोलता था। अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचरी देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में पंडित जी रहते हैं। यूं तो वह लकड़ियां बेचते हैं, लेकिन साथ साथ सत्तू नमक तेल वगैरह भी रखते हैं। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के तांगे वालों और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है, जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते हैं और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करते हुए ठट्ठा मजाक भी करते हैं। रात को वहीं उनकी मजलिस लगती है। उस रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था। मैं खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उमस तो यहाँ भी थी, पर अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेटे हुए अभी 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई जी कह गए हैं? महावीर जी समुद्र में कूदते हैं तो ताड़का महारानी क्या कहती है? सुनो सुनो, प्रश्नकर्ता की बात में उत्तर में रजुआ, शायद वह भगत कहलाने लगा था, तत्काल जोश में ऐसा बोला जैसे आशंका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा। बजरंग बली बड़े जबर थे। वह समुद्र में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनको ताड़का महारानी मिलती है। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती हैं तो बजरंग बली किससे कम है? ए मियाँ एढ़े तो हम तुमसे टेढ़े। बजरंग बली भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो जाती हैं तो बजरंग बली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान से बाहर निकल आते हैं। तो ए रज्जू भगत, गांधी महात्मा भी तो जेल से निकल आते हैं? किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो, गांधी महात्मा को सरकार जब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए ही गांधी महात्मा जेल से निकल आते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है। गांधी महात्मा 7 समंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है। गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर 100 टुकड़े हो जाती है और गांधी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते हैं। इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था। यद्यपि गांधी जी की हत्या हुए 4 वर्ष गुजर गए थे। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके के लोगों में अब वह रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े लोगों में भी कोई कोई हंसी मजाक में उसको इस नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंसते हुए चला आता। पर छोटी जातियों के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती। अक्सर उनकी मजलिसें रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत बरंडीह के महत्व पर प्रकाश डालता और झाड़ फूंक मंत्र जप की महत्ता समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान करता। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करने, शनिचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई। शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीबी ने चिंतातुर स्वर में सूचना दी, अरे जानते नहीं, रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपने चरम पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में, जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा न होता तो और किसको होता। जिंदा है या मर गया? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल झटपटा कर रह गया। वही खंडहर में पड़ा हुआ है, कई दस्त से पस्त हो गया है। लोग बताते हैं आधे घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई,
कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता। शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था, पर जहाँ उसको एक कई हुई कि उन लोगों ने उसको अपने यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह रामजी मिश्र के ओसारे में जाकर बैठ गया, लेकिन जब उन लोगों को पता लगा तो उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद वह किसी के यहाँ नहीं गया, खंडहर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने अपने यहाँ क्यों न बुला लिया? पत्नी की आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूंगा, इसलिए स्तंभित होकर मुझे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती? कैसी बातें करते हैं आप? मेरे भी बाल बच्चे हैं, भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा, फिर उठ खड़ा हुआ, जरा देख आऊं, दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ बोला, आपके पैरों पड़ती हूँ, उसको छुइएगा नहीं और झटपट चले आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडहर में पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे। वे मोहल्ले के नहीं बल्कि रास्ता चलते मुसाफिर थे, जो रजुआ की दशा देखकर अकर्मण्य, दया एवं उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे। रजुआ? मैंने निकट पहुंचकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध बुध न थी। वह पेड़ के नीचे एक गंदे अंगोछे पर पड़ा हुआ था और उसका शरीर कई दस्त से लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा आंखें धस गई थी और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखने से ऐसा मालूम होता था कि वह मर गया है, लेकिन उसकी सांस धीमे धीमे चल रही थी। मैं कुछ निश्चय न कर पा रहा था, क्या किया जाए कि मालूम नहीं। कहां से शिवनाथ बाबू मेरी बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की। ही कांट सर्वाइव, यह बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनको देखा। शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाहट न थी। कभी जी होता कि जाकर घर पर बैठूं, और जब लोगों को मतलब नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, लेकिन उसे यूं अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता था? मैं लगभग 100 रुपए वेतन पाता था। इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था, मेरे पास एक भी पाई नहीं थी। पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है। अचानक मन में विचार कौंधा। मेरी झुंझलाहट जैसे अचानक दूर हो गई और मैं घूमकर तेजी से अस्पताल रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांस अब भी चल रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया। जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बड़ा बोझ हट गया हो। सबकी यही राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा न हो पाती। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया। किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया था, मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हाँफने लगता। न मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे घर ही आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दो, फिर वह अपने आप ही इधर उधर आने जाने तथा काम करने लगेगा। वह 4-5 दिन रहा, खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता, कोई न कोई काम करने की कोशिश करता, पर उससे होता नहीं। किसी को घर में बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता था, परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। और एक दिन घर आने पर रजुआ नहीं दिखाई पड़ा। पूछने पर बीवी ने बताया कि वह अपनी तबीयत से पता नहीं कब कहीं चला गया। वह कहीं गया न था, बल्कि मोहल्ले में ही था, लेकिन अब वह बहुत कम दिखाई पड़ता। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर पैर घिसट कर जाते हुए देखा। संभवतः वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयत्न कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडहर में पुनः पड़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठकर अपने शरीर में तेल की मालिश करा रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, रजुआ खंडहर में क्यों पड़ा है? उसे फिर हैजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए।
गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अबे साले को खुजली हुई, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है, कौन उससे काम कराए, फिर काम भी तो वह नहीं कर सकता। साहब अभी 2-3 रोज ही की बात है, मैंने कहा एक गगरा पानी ला दो, गया जरूर, लेकिन कुएं से उतरते समय गिर गए बच्चू। पानी तो खराब हुआ ही, गगरा भी टूट पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे घर के अंदर पैर न रखना, नहीं पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देख कर मुझे भी दया माया सताती है, पर अपना भी तो देखना है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देखूं या उसे हालचाल पूछूं। घर आकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ से कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीबी ने ही उसको भगा दिया होगा और इसीलिए वह मेरे घर नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती जी अचकचा कर मुझे देखने लगी, फिर तिनक कर बोली, क्या करती? रोगी को पालती? कोई मेरा भाई बंधु तो नहीं? मैं क्या कहता। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता। खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ आता और पंडित जी थोड़ा सत्तू दे देते। मैंने भी 1-2 बार अपने लड़कों के हाथे खाना भिजवा दिया। इस तरह उसका पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया था, एकदम पीला और हाथ पैर जली हुई रस्सी की तरह ऐंठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसको देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नर कंकाल चल रहा हो। आषाढ़ चढ़ गया और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन था। सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत लगी नहीं। बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर ऊँघने लगा। यदि एक आहट ने चौंका न दिया होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर ओसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती थी और चेहरा मैला था। मुझे संदेह हुआ कि वह कोई चोर चाहिए है, इसलिए मैंने डपट कर पूछा, कौन है रे, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क बोला, सरकार, रजुआ मर गया, उसी के लिए आया हूँ। मैंने आश्चर्य से मुंह बहाकर एक ही साथ उससे कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार, मर गया। मालिक, इस कार्ड पर उसके गांव चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने इसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है कि मुझे उसकी लाश फूंकने का भी प्रबंध करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना होगा? उसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरई के यहाँ लिखना होगा। लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज कुछ ढीठ हो गई थी। गोपाल जी, वहाँ तो उसका यही नाम है। मैंने पोस्टकार्ड पर तेजी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र को लड़के के हवाले कर दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काट मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे इसको भीख न मांगनी पड़े, और उसको भीख मांगनी भी पड़ी है तो उसमें उसका कोई दोष कतई नहीं रहा है। मैंने उसकी दशा देखकर कई बार क्रोधवश सोचा कि यह कमबख्त एक ही मोहल्ले में क्यों चिपका हुआ है, घूम घूम कर शहर में भीख क्यों नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता है कि वह किसी का मोहताज न होना चाहता था और इसके लिए उसने कोशिश भी की, जिसमें वह असफल रहा, क्योंकि वह मरना न चाहता था।
इसलिए जोक की तरह जिंदगी से चिमटा रहा। लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोक सरीकी उससे चिमटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद तक पी गई। रजुआ को मरे 3-4 दिन हो गए थे। सारे मोहल्ले में यही समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो हो आदमी वह ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे थे और मैं अपने बाहरी ओसारे में बैठा था। आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शांत था जैसे किसी षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चकमक कर उठती और उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत एक असह खींच से भर उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने एक छाया देखकर एकदम डर गया। रजुआ की शकल का नर कंकाल भीतर चला आ रहा था। सच कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता, भूत भूत। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नरकंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ा रहा था। यह तो रजुआ ही था। ठठरी मात, क्या वह जिंदा है? वह मेरे निकट आ गया। संभवतः मेरी परेशानी भांप कर बोला, सरकार मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। अंत में वह सूखे होठों से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरता पूर्वक प्रश्न किया। उसने पहले दांत निपोड़ दिए, फिर बोला, सरकार वह गुदड़ी बाजार के वचन राम का लड़का है। मैंने ही उसको भेजा था। बात यह हुई कि सरकार मेरे सिर पर एक कौवा बैठ गया था। हुजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अनशुभ माना जाता है। उससे मौत आ जाती है। फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब भी कुछ न आया था। उसने समझाया, सरकार यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है। भजन राम बरई मेरे चाचा होते हैं। मालिक, एक और कारण है, इस पर लिख दे सरकार कि गोपाल जिंदा है, मरा नहीं। मैंने पूछना चाहा, तू क्यों नहीं आया? लड़के को क्यों भेज दिया? लेकिन यह सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि उसका मतलब कोई न समझे और लोग बात को मजाक समझकर कहीं दूर दुरा न दे। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोक की तरह चिमटा था। लेकिन जोक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं यह तय न कर पाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी जिंदगी और जोक। एक दुनिया समानांतर की पहली कहानी जिंदगी और जोक आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।